जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ठीक है, विथ सॉल्यूशन के साथ, यानी कि विथ आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, और मैं इसमें आपको 50 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है, और ये गेस क्वेश्चन है और ये 100% आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने 26 क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि बहादुर का चरित्र चित्रण करें। क्या करें? तो बहादुर का चरित्र चित्रण करना है, यानी बहादुर के बारे में आपको बताना है। तो देखिए बताया गया है आंसर में कि बहादुर जो था 12-13 वर्ष की उम्र का, ठीकना चकैत शरीर वाला, गोरा रंग और चपटा मुंह वाला एक नेपाली था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। मतलब किसी कोई युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में क्या हुआ था, उसका बाप मारा गया था। वह भैंस चराने ले जाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने भैंस को खूब पिटाई कर दिया। और भैंस पिटाई खाकर क्या हो गई, भागी भागी बहादुर के माँ के पास पहुंच गई। और माँ इस भैंस को देखती है, ठीक है, तो वो समझ जाती है कि आज बहादुर ने खूब पीटा है। ठीक है, और बहादुर को घर आने पर यह अनुमान लगाकर उसकी दुगुना पिटाई कर दी, जिसके कारण बहादुर का दिल माँ से क्या हो गया, फट गया। और वो बेचारा क्या किया, घर छोड़कर भाग गया। लेकिन वह एक लेखक के घर पे जाते हैं नौकर बनकर। ठीक है, लेकिन वो लड़का जो था बहुत ईमानदार था, हंसमुख चेहरा वाला था और मेहनती था बहादुर। ठीक है, यही बात हमने आपको बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कहा गया कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। ये क्वेश्चन कहा गया है, क्यों हिचक रहा था। तो आंसर में देखिए लिखा गया है कि मछली के छूते हुए संतु हिचक रहा था क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं मछली काट न ले, है ना, काट लेगी, इसलिए वो बेचारा डर रहा था। अगला क्वेश्चन है सीता का चरित्र चित्रण करें। मतलब सीता के चरित्र के बारे में बताना है। तो देखिए अच्छी तरह से बताया गया है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में सीता एक विधवा औरत थी और वह बहुत ही सहनशील थी और उसकी बहुएं हर समय उसको विषपूर्ण बातें सुनाती रहती थी। मतलब विषपूर्ण बातें बोलती रहती थी, है ना, अनाप शनाप। लेकिन सीता सब कुछ सहती थी। अंत में उसका बेटे ने एक महीने के पाली पर रखा। मतलब खाना खिलाना होता था तो वो सब महीना बांध दिया। ठीक है, महीना बांध दिया, एक महीना का, और 50-50 रुपए का देने को उन लोगों ने बिना पूछे उसे तय कर दिया। ठीक है, तीनों बेटों ने। अब इससे क्या हुआ, और यह सब देकर क्या हुई, उनका स्वाभाविक जाग उठता है, कौन, सीता को, और वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर घर से निकल पड़ती है। ठीक है, और सीता एक आदर्श माँ थी। ठीक है, वो जब पूरा ये दिल फट जाता है उनको पूरा बेटे लोग से, तो घर छोड़कर क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है कि जब मेरे को एक रोटी के लिए काम ही करना है तो मैं कहीं भी काम करके खा सकता हूँ, है ना, मैं कहीं भी काम करके एक रोटी खा सकती हूँ। ठीक है, ये नहीं कि हाँ एक बेटे मतलब एक महीना इस बेटे के पास रहना पड़े खाने के लिए, एक महीना दूसरे बेटे के पास रहना पड़े, एक महीना तीसरे बेटे के पास रहना पड़े। ऐसे ऐसे करके तो महीना गुजारती थी, खाना खाती थी। लेकिन जब अंत हो गया, हद हो गया, जब बेटों ने क्या किया कि उनका महीना बांध दिया कि 50-50 रुपये हम तीनों भाई दे देंगे और इसी से माँ अपना खाना बनाएगी, खाएगी। ठीक है, और अपना रहेगी, खुद का बनाएगी, खाएगी। अब यह सब देखकर, यह सब सुनकर माँ के दिल फट जाता है और यह सोचती है कि जब हमें एक रोटी ही खानी है ना, काम ही करके खानी है, तो मैं क्यों नहीं कहीं भी कमाकर एक रोटी हम खा सकते हैं, एक पेट ही पालनी है। तो देखिए इस तरह से इसका जवाब लिखा गया है। ठीक है ना, मैं आपको अच्छी तरह से समझाया कि सीता का चरित्र चित्रण क्या क्या है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहादुर घर से क्यों भाग गया। अब देखिए बहादुर की बात बताया गया है, पिछले वीडियो क्वेश्चन में था ये कि बहादुर घर से भाग गया था क्यों, क्योंकि उसकी माँ उसके गलतियों पर उसको बहुत पिटाई कर देती थी ना, जिसके कारण बहादुर
बहादुर का दिल जो था माँ से फट गया और घर छोड़कर वो क्या हो गया, 9-2-11 हो गया, मतलब भाग गया। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ये बताया गया। तो अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि जाति प्रथा में मनुष्य को जीवन भर के लिए उसको एक पैतृक पेशे में बांध देता है, और भले ही वह व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम न हो, लेकिन मजबूरन वही कार्य करना पड़ता है। इसलिए आज के समय में बहुत सारे नवीनतम पद्धति आने के कारण बेरोजगारी में भी बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन जाति प्रथा में पैतृक पेशा यह करने को अनुमति नहीं देती है, जिसके कारण भुखमरी और जैसी समस्या, बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, इस तरह से इसका जवाब था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो आंसर बताया गया है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं को इस आधुनिक युग में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है। ठीक है, और जाति प्रथा का श्रम विभाजन का भी दूसरा रूप लिया हुआ है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें पैतृक कार्य में बढ़ोतरी होती है। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 33। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे, और उनके पिताजी अपने दुख को किसी से नहीं कहते थे, है ना, और किसी का भी भला करने के लिए एक से पैसे लेकर दूसरे को देकर मदद करते थे। उन्हें कला से भी बेहद प्रेम था, ये लिख देना है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता के पति के मरने के बाद सीता अपने बेटों पर आश्रित हो गई, और उसे 2 रोटियों के लिए तीनों बेटों में एवं बहुओं से ताना सुनना पड़ता था, है ना, इसलिए घुटन महसूस करनी पड़ती थी। अगला क्वेश्चन, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु जो था मछली को लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? रंगपा मंगमा के गांव का रहने वाला एक व्यक्ति था जो बहुत शौकीन तबीयत का था, जो जुआ खेलता था, है ना, जुआ खेलने का काम करता था, यानी जुआरी था, और मंगमा से धन ठगना चाहता था। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है, बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है। आगे देखते हैं, राम नामी बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? तो इसमें देखिए आंसर में बताया गया है दोस्तों कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव है, क्या भाव है कि बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन के हृदय से राम नाम लेना। ओके, ये सब। आगे देखते हैं, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो देखिए, वाणी से जब राम नाम नहीं लिया जाता है तब वाणी विष के समान मानी जाती है, अर्थात वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। देखिए, कहा गया है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, कौन सा टेक्निक अपनाया? तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को उसके दादी माँ के पास भेजकर अपने सासू माँ यानी अपने सास को मनाने का सही तरीका अपनाया था। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें बताया गया है कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि आज के समय में सभी लोग विदेशी रीति रिवाज वस्त्र छोड़कर, है ना, देसी रीति रिवाज या वस्त्र को छोड़कर विदेशी रीति रिवाजों और वस्त्रों को ग्रहण करने लगे हैं। ठीक है, इसलिए कवि को भारत में भारतीयता नजर नहीं आ रही है आज। आगे देखते हैं, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? अगला क्वेश्चन ये है, तो देखिए इसका आंसर बताया गया है कि भारत पर अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, यहाँ की जनता को कोई अधिकार नहीं था, यहाँ पर
अपने ही घर में लोग अपने ही घर में पराये के जैसे रहते थे और अंग्रेजों की आदेशों का पालन करते थे और भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचारों को देख रही थी। इसी स्थिति को कवि का कहना है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखते हैं भाई, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मंगमा को अपने बहू के साथ उसके पोते को लेकर विवाद था, क्योंकि मंगमा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और वह अपने बेटे को पीटती है, तो मंगमा को मना करने पर उसके बहू में से विवाद हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली हो गया, मराठी हो गया, संस्कृत हो गया, प्राकृत हो गया, ये सब भाषाएं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें बताया गया है कि गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध को बढ़िया शिक्षा कहते हैं और यह शिक्षा बच्चे को अक्षर ज्ञान से मिलना चाहिए। ठीक है, बच्चों को, इसको बच्चों लिख दीजिएगा, बच्चों को अक्षर ज्ञान से मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें, मतलब लक्ष्मी के बारे में आपको बताना है। तो देखिए बताया गया है कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है ना, प्रमुख पात्र है। अब इसमें पात्र हैं, आगे बोला गया है कि वह साहसी और ईमानदार औरत थी। उसके पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करते हैं और वह जो कुछ भी भेजते थे जिससे उनके बच्चों का साथ भरण पोषण नहीं हो पाता था, तो वह गांव के तहसीलदार साहब के घर छिटपुट काम करके, ठीक है, यहाँ पे छिटपुट लिख देना है, छिटपुट काम करके अपना भरण पोषण करती थी। ओके, ये हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। मैंने अपने शब्दों में बहादुर के बारे में आपको बताना है। तो पहली बार देखे बहादुर का उम्र 12-13 वर्ष का था। उसका रंग गोरा, शरीर चिकना चकैठ और मुंह चपटा, है ना। वह सफ़ेद पैंट, आधी बाह वाला सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। पहली बार जब दिखा था बहादुर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है कि डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? मतलब डुमरांव की महत्व किस कारण से है? तो देखिए लिखा गया है कि डुमरांव की महत्ता प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां के कारण है। इनके कारण है तो बिस्मिल्ला खां के कारण है, क्योंकि उनका जन्म बिहार के डुमरांव के एक संगीत प्रेमी के परिवार में 1916 ईस्वी में हुआ था, जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से शहनाई बनाकर बजाया जाता था। ओके, आगे देखते हैं, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता गाँव में निवास करती है। वह अपने भारतीय किसानों के साथ खेत खलिहानों में काम करती है। ओके, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? तो इसका देखिए आंसर लिखा गया है कि वृक्ष और कवि में मित्रता का संवाद होता था, क्योंकि कवि जब कहीं बाहर से अपने घर आते थे, है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आते थे कर देना है, ठीक है ना, आते थे, तो सबसे पहले उनका नज़र अपने घर के दरवाजे के सामने वाले पुराना वृक्ष पर पड़ती है और कवि को लगता है कि वृक्ष हमसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो कवि वृक्ष को जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि हमारी नींद शीर्षक कविता की सार्थकता पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर लिखा गया है कि हमारी नींद शीर्षक कविता अत्यंत सार्थक है, इसलिए कवि कहते हैं कि हमारी नींद में भी जीवन अपनी स्वाभाविक गति से चलता रहता है, जो हमें इसका एहसास नहीं होता है कि जीवन तो निरंतर गति का ही नाम है। इसलिए नींद एवं जागरण दोनों में एक समान भाव से गति होती है। ठीक है, तो यहाँ तक में हमारा 50 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट पार्ट में और भी कुछ हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, वो जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ
मैथ हुआ, ठीक है, जो भी इंग्लिश हुआ, जो भी कुछ हो आपके एग्ज़ाम में, जो भी VVI है आने वाले हैं वो सब आपको यूट्यूब पर अपलोड किए जाएंगे। बस कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। और इस तरह से आपको ये PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मिल जाएगा PDF, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।